क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही जामिया BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसा 9th 11 डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET CUT, पैरामेडिकल, NDS CDS वगैरह वगैरह की तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने डराइव कर रहे थे एक, जो हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन डराइव किया था, जिसको हम लोगों ने प्रेशर का रिलेशन डराइव किया था, और उस प्रेशर का रिलेशन को फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कराया, उसी को हम लोगों ने टेम्परेचर से रिलेट कराया, और साथ ही ये भी बताया कि वो जो रिलेशन है उससे हम दूसरे जो लॉज है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लॉजेस दे रखे हैं, उन लॉज को भी डराइव कर सकते हैं, जिसमें से हम लोगों ने बॉयल्स लॉ दिखाया, उसे डराइव करके चार्ल्स लॉ को भी दिखाया डराइव करके, और आगे क्या तो हम लोग गैल-लेसक लॉ भी दिखाया था। आगे जो है और भी बहुत सारे लॉज दे रखे हैं, उनको भी हम लोग डराइव करके दिखा रहे हैं कि उससे हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं। यानी कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जो प्रेशर का रिलेशन निकाला था, उससे हम लोग वो दूसरे रिलेशन में निकाल सकते हैं। जैसे आगे दे रखा है आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग उस रिलेशन से, जो प्रेशर का रिलेशन है, उस रिलेशन से परफेक्ट गैस रिलेशन कैसे निकालते हैं या आइडियल गैस रिलेशन कैसे निकालते हैं, वो हम लोग इस बार आज निकालने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। तो आगे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे हमारा प्रेशर का जो रिलेशन होता है वो हम लोगों ने डराइव किया था, याद होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो मीन वेलोसिटी का स्क्वायर। ये तो हमारा रिलेशन था, हम लोग जानते हैं। ये डेंसिटी को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो P इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी होता मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, V मीन स्क्वायर। कितनी बात सुने? अगर हम इस वॉल्यूम को इधर क्रॉस कर देते, ये जगह PV इज इक्वल टू 1/3 m V मीन स्क्वायर। ठीक, अगर जो भी गैस हम लोगों ने लिया है उसका मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट होगा m, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, उसका मास कांस्टेंट है। तो क्या देख, ये जो PV जो है ना, वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये वाला टर्म तो है कांस्टेंट है ये, तो हम लोग इसको रोक लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखा था कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका वेलोसिटी भी बढ़ता घटता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता घटता है। ठीक है, तो ये जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट ले लेते हैं, आर टी हो जाएगा। ये तो प्रोफेशनल डालने के लिए RT ले लिया, R ले लिया, और ये T तो था ही था। तो अगर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है PV जो है 1/3 m V स्क्वायर के बराबर है, और ये जो V स्क्वायर है RT के बराबर है। यानी यहाँ पे देखिए PV जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर था पहले इक्वेशन से, और ये जो V स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो PV डायरेक्टली V स्क्वायर, और ये RT के बराबर है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि PV जो है RT के बराबर है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस। हम लोग नंबर ऑफ मोल बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये PV इज इक्वल टू RT, ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है एक मोल के लिए। वैसे n नंबर ऑफ मोल्स के लिए PV इज इक्वल टू nRT होता है ना ये, लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल एक ही रहेगा तो PV इज इक्वल टू RT। तो ये प्रूव हो गया। क्या मतलब हुआ कि इस वाले रिलेशन से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी डराइव कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से बताया कि इस रिलेशन को यूज करके हम लोग एवोगैड्रोस नंबर को प्रूव कर सकते हैं। एवोगैड्रोस नंबर तो जानते होंगे, एवोगैड्रोस लॉ जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ गैसेस आर टेकन
when equal amount of two or more than two different gases are taken at a given condition of temperature and pressure, then the number of molecules or the number of atoms will be same in all the gases. क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो दो गैस है या तीन गैस है, उनके इक्वल अमाउंट लिया गया, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट लिया, इक्वल वॉल्यूम लिया गया, तो उसका अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। ये आता है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को मैं लिख देता हूँ, पहले लिखा नहीं है तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और फिर इसी रिलेशन से उसको वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। कितनी बात में इसे नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा। ये दे रखा हमारा एवोगैड्रोस लॉ, क्या बताया? इट स्टेट दैट equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules और equal number of atoms। molecules और atom कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बताया कि अगर अलग अलग gases लेते हैं लेकिन equal volume लेते हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा अगर गैस ले, इक्वल वॉल्यूम ले, अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर है, तो ऐसे कंडीशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होंगे सभी में इक्वल होंगे। यही एवोगैड्रोस लॉ कहलाता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि दो गैस लेते हैं ए एंड बी और दोनों का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, ठीक, तो टेकिंग टू गैसेस A and B of equal volume, ठीक है, then pressure due to these gases in the container is given as, देखो पी ए में क्या देंगे, पी ले लेते हैं, जनरल ले लेते हैं पहले, पी 1/3 रो बी होता है, ये होता है ना हमारा, और डेंसिटी होता मास अपन वॉल्यूम 1/3 m अपॉन वी, ये मीन स्क्वायर है, ये वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये तो वॉल्यूम है और ये मीन वेलोसिटी स्क्वायर है। मैं इसको दो अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ, ये वेलोसिटी को ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये, और ये वॉल्यूम है, ये मास है, टोटल मास ऑफ द गैस है। टोटल मास ऑफ द गैस को कैसे लिखते हैं हम लोग, ये 1/3 n m v वॉल्यूम, ये मीन वेलोसिटी का स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये हमारा प्रेशर का एक जनरल रिलेशन होता है, क्या है, 1/3 n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, velocity of the molecules in all direction, in any direction, इधर x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, ज़्यादा किसी भी तरफ वेलोसिटी जो है, एवरेज मीन वेलोसिटी जो है ये है, और ये वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, ठीक है, कितनी बात में। अब क्या बताया कि जो दो गैसेस है दोनों का प्रेशर भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है। अगर हम लोग पहले हम लोग प्रेशर पे लेते हैं, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर is constant of each gas, ठीक है ना, तो क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब पी ए को कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पे नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो क्या होगा, ये 1/3 n m v मीन स्क्वायर अपॉन v, लेकिन यहाँ पे हम लोग बी लगा देते हैं, सॉरी ए है ना, ए है तो पहले ए लगा देते हैं, ए, और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है क्योंकि सबका सेम वॉल्यूम लिया गया है, इक्वल वॉल्यूम लिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1/3 NB MB BB मीन स्क्वायर अपॉन बी, ऐसे हो गया। यहाँ तक समझ में बात आ गई, ठीक है। अब देखिए इसमें से 1/3 भी बाहर निकाल लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि 1/3 इधर से कैंसिल हो जाएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, मास ऑफ ए एंड वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू एन बी एम बी एन बी मीन बी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। कितनी बात में यहाँ तक समझ में आ गया? वॉल्यूम सेम था, 1/3 नंबर था, दोनों कैंसिल हो गया। अब क्या बताएगा? अगर टेम्परेचर सेम होगा तो सभी मॉलिक्यूल का ए या बी दोनों गैस के मॉलिक्यूल का मीन वेलोसिटी स्क्वायर या यूं कह सकते काइनेटिक एनर्जी सेम होता है। when temperature is constant या when temperature is same for all gases then the kinetic energy of each gases will be same। ठीक है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है जो मूवमेंट है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक नॉट इंडिविजुअल, यानी हम लोग एवरेज काइनेटिक जो वेलोसिटी होता है ना, जो मीन वेलोसिटी होता है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी होता है, तो जो मीन लिया गया वही मीन वेलोसिटी लेंगे हम लोग। तो उस मीन वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में बताया क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा ईच मॉलिक्यूल या ऑल द गैसेस सबके सेम होगा। तो यहाँ पे लेते हैं व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, व्हेन temperature is same for all gases then kinetic energy will be same, kinetic energy will be same। ठीक है ना, सबके काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगे। यहाँ तक समझ में बात आ गई? मैं ऊपर से मिटा के आगे बढ़ाऊंगा, यहाँ तक नोट कर लिया आप। ठीक है, तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं दोनों गैस का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी। काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ ए बी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ बी का मीन स्क्वायर। ये ऐसे लिख दिया हम लोगों ने, ये दोनों सेम होगा, हाफ से हाफ कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम ए बी ए मीन स्क्वायर मीन वेलोसिटी, और ये हो जाएगा एम बी 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 मीन का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। कहाँ तक समझ में आई ये? ठीक है ना। अब क्या बताइए, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यानी उसको इससे डिवाइड कर देते। तो कैसे करेंगे हम लोग, लिख दे रहे हैं इसको ऊपर नीचे। तो ये था एन ए एम ए बी ए मीन का स्क्वायर, ये तो ऊपर लिख दिया, यहाँ एन ए बी ए मीन स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसी एन बी एम बी 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 मीन स्क्वायर अपॉन एम बी 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 मीन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, ये m था, सॉरी m था, ये मास है यहाँ पे, तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, ये भी मास से मास कैंसिल, वेलोसिटी के, तो क्या बचेगा यहाँ से हमें, यहाँ बचेगा एन ए इज इक्वल टू एन बी। क्या समझ में आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी। ये था हमारा एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ। क्या बताया एवोगैड्रोस लॉ? व्हेन वी आर टेकिंग 2 और मोर देन 2 डिफरेंट गैसेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? इक्वल है, देन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ईच टाइप ऑफ गैसेस विल बी इक्वल। ठीक है, यानी अगर 2 या 2 से ज़्यादा गैस अलग अलग कंटेनर में इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पे सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इक्वल होंगे। जैसे एक गैस था तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो नंबर ऑफ एन ए कहेंगे, बी वाले में एन बी कहेंगे, सी वाले में एन सी कहेंगे। तो ऐसे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसी को एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। अब वो जो नंबर होता है उसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं हम लोग, जिसको हमने पीछे बताया था 6.022 10⁻23। याद तो होगा ये। तो हम लोगों ने कैसे किया, ये पहले हम लोगों ने प्रेशर को इक्वेट करके ये जनरल फार्मूला बना दिया, ठीक है, और दोनों प्रेशर बराबर किया तो ये वॉल्यूम 1/3 तो कॉमन था वो कैंसिल हो गया, ये हमारा रिलेशन आ गया। फिर टेम्परेचर जब इक्वल था तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल करके ये हम लोग रिलेशन लिखा। इस वाले से
पहले वाले इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। तो इस तरह से हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस लॉ को वेरीफाई करते हैं इस रिलेशन से। आगे चले, अब अगला जो रिलेशन दे रखा है वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और क्या बताया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। क्या मतलब हुआ कि अगर दो अलग अलग गैस को मिक्स करते हैं किसी सोर्स के जरिए किसी तरीके से, तो जब एक दूसरे में मिक्स होंगे तो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन होगा, मिक्सिंग होगा, डिफ्यूजन मतलब मिक्स होना, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है कितना तेजी से आपस में एक दूसरे से मिक्स होंगे वो डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। क्या मतलब हुआ कि अगर ज़्यादा डेंसिटी होगा तो डिफ्यूजन स्लो होगा, और डेंसिटी कम होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो ये है ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ को भी मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर इसी फॉर्मूले से उसको ड्राइव करके दिखाता हूँ मैं। तो इसे मैं मिटा के पहले ग्राहम लॉ को लिखता हूँ मैं, फिर उसके बाद पूरा प्रूफ करता हूँ। इसे नोट कर लीजिए। क्या दे रखा, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या लिखा है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि आर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी है। इस तरह से है ये, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। ये हमारा ग्राहम्स लॉ है। अब हम इसको ड्राइव करके दिखाते हैं जो रिलेशन हम लोग के पास है उसके हिसाब से, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का रिलेशन है। कितनी बात सुन में? तो अब हम लोग निकालते हैं डेरिवेशन, कैसे करेंगे इसको, डेराइव करते हैं। ठीक है, क्या बताया कि हम लोग मान लेते हैं दो गैस ले लेते हैं। डिफ्यूजन जानते हैं, डिफ्यूजन जैसे हम लोग, मैं एक कंटेनर बना के कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे एक कंटेनर ये है, ये एक कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर ये है, दो कंटेनर है ये। ठीक है, इसको हम लोग, दो कंटेनर है, इसमें दोनों में अलग अलग गैसेस रखे हुए हैं। ये अलग अलग, जैसे इसमें एक गैस रखा हुआ है, मान लो ये ए गैस है, ये कोई भी गैस है, आइडियल गैस है लेकिन, और दूसरे में ये बी गैस है। ठीक है, कितनी बात सुन में? और ये जो वॉल है, ये जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, अगर हम ऐसा है जो ऊपर से निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अगर मैं ऊपर से इसे निकाल दूं तो ये दोनों खुल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। कितनी बात सुन में? अगर ऊपर से निकाल दूं, जैसे होता है ना बहुत सारे ढक्कन टाइप के होते हैं जो नीचे से ऐसे रख देंगे तो बंद हो जाता, ऊपर से निकाल भी सकते हैं, निकाल देंगे तो खुल जाएगा बिल्कुल। जैसे आमतौर पे देखा होगा डैम्स वगैरह जो होते हैं, डैम जहाँ पानी गिरता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है, उसको निकालते हैं तो पानी गिरने लगता है और फिर बंद कर देते हैं तो पूरा बंद हो जाता है कंप्लीटली। ऐसे ही ये भी है, जब इसको हटाएंगे तो गैस इधर से उधर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो किस रेट से ये वाला गैस इधर आ रहा होगा, ये वाला गैस उधर जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी तो जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास है एक यूनिट वॉल्यूम में। डेंसिटी को हम जैसे समझाते हैं एक तरीके से, जैसे एक एरिया, जैसे पॉपुलेशन से हम समझाते हैं। जैसे एक ऐसा एरिया जहाँ पे कम लोग रहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कम है। और एक ऐसे जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, थोड़े से जगह में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, बहुत जगह महंगी होती हैं तो बहुत कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, एक ही जगह पे काफ़ी सारे, और आबादी भी बहुत होती है वहाँ पे, लोग नौकरी वकरी करते हैं तो काफ़ी सारे लोग शहर में आ जाते हैं। गांव देहात में जैसे आबादी कम होती है क्योंकि गांव के लोग काम वाम कम होता है तो शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो गांव की आबादी कम होती है, शहर की आबादी ज़्यादा होती है। तो यूँ कह सकते हैं शहर का पॉपुलेशन ज़्यादा है, गांव का पॉपुलेशन कम है। अगर इसी को डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो गांव का डेंसिटी कम है, शहर की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, कहते हैं डेंसिटी समझ में आए, कम जगह में ज़्यादा जब होते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा डेंसिटी कहते हैं, या ज़्यादा एरिया में कम लोग रहते हैं तो डेंसिटी कम होता है। इसका मतलब ये होगा। आगे चलते हम लोग दो गैस लेते हैं, ए गैस और बी गैस। ये हमारा बी गैस था, हम लोग
ये भी बी गैस था। और जब इसको हटा देंगे, या पोरस वाल, एक आता पोरस वाल भी आता है जिसमें सुराख होते हैं, गैस जो है ना इधर से इधर, इधर से जा सकते हैं। तो अगर ऐसा लेते हैं तो मान लेते हैं इस वाले गैस का इनिशियल जो, जब ये ढक्कन कवर्ड था तो उस वक्त जो प्रेशर था PA था, इसका जो प्रेशर था PB था। अब PA कैसे लिखेंगे? प्रेशर ऑफ गैस A, मैं लिखता हूं यहां पे, टेकिंग टू गैसेस A एंड B, ठीक है। प्रेशर ऑफ गैस A कैसे? PA इज इक्वल टू 1/3 रो A V मीन स्क्वायर A, यानी कि ये डेंसिटी है, ये वेलोसिटी है इसका। तो ये प्रेशर ऑफ A हो गया। ऐसे ही प्रेशर ऑफ B निकाल लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस B PB इज इक्वल टू क्या होगा? 1/3 रो B VB मीन का स्क्वायर। कितनी बात सुनिए, यहां तक समझ में आ गया ये। अब क्या बताया कि जो प्रेशर है, जब यहां से गैस इधर मान लो किधर भी प्रेशर ज्यादा है या कम है, तो क्या होगा? हाई प्रेशर से गैस लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? हाई प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एक जैसे मान लो एक हाई प्रेशर पे था, एक लो प्रेशर, दोनों को कनेक्ट कर दिया, इसमें से गैस उसमें जा रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, तो प्रेशर घटता जा रहा है, प्रेशर घटता जा रहा है, प्रेशर घटता जा रहा है। तो एक बार एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे दोनों का प्रेशर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का प्रेशर बराबर होगा तो वह स्टेडी स्टेट कहलाता है। कितनी बात में? स्टेडी स्टेट। तो जिस वक्त स्टेडी स्टेट होगा, PA एंड PB बराबर होगा, दोनों का प्रेशर बराबर होगा। तो एट स्टेडी स्टेट, PA is equal to PB, प्रेशर ऑफ गैस A is equal to प्रेशर ऑफ गैस B। अब इनका जो प्रेशर बराबर है तो इसको हम लोग वैल्यू डाल देते हैं 1/3, ठीक है। प्रेशर ऑफ A is equal to प्रेशर ऑफ B यहाँ पे लिख दिया, इसको वहां लिख देते हैं। क्या है ये? 1/3 डेंसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A, मीन वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर ले लिया, 1/3 डेंसिटी ऑफ B, मीन वेलोसिटी ऑफ B का स्क्वायर ले लिया। 1/3 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। कितनी बात सुन में? अब वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो देखो, वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर कर ले, ये वेलोसिटी ऑफ B को इधर ला लेते हैं, तो ये वेलोसिटी ऑफ B का स्क्वायर कर लेते हैं, मीन वेलोसिटी। ये डेंसिटी ऑफ B है और ये इधर से जाएगा तो डेंसिटी ऑफ A, इसका समझ में आ गया? ये वेलोसिटी है, ये दोनों पे स्क्वायर है तो कॉमन स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब कॉमन स्क्वायर कर लेंगे तो VA अपॉन VB का कॉमन स्क्वायर कर लेंगे तो ये रो B अपॉन रो A आ जाएगा। इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट पड़ जाएगा, तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ B अपॉन डेंसिटी ऑफ A। ये हमारा रिलेशन आएगा वेलोसिटी का रेशियो। कहाँ तक समझ में आई ये? तो ये जो वेलोसिटी VA अपॉन VB, पहले ऊपर में A है, नीचे में B है, तो डेंसिटी देखो ऊपर में B है, नीचे में A है, इनवर्सली रिलेट करता है, ठीक है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं, ऊपर वेलोसिटी है लेकिन A का वेलोसिटी है लेकिन डेंसिटी B का इधर इनवर्स हो गया, ये स्क्वायर हटा के रूट डाल दिया। तो ये एक हमारा रिलेशन आ जाता है, इसको रिलेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 डाल के। दिख रहा ना सबको, पीछे वाले बच्चों को? ठीक। अब आगे लिखने जा रहे हैं तो मैं ये जरा डेफिनेशन मिटा दूं, फिर इसके बाद इसको आगे का लिख देता हूं, ठीक है। नोट करिए जैसे ऐसे। यहां तक समझ में आ गया ना ये? वेलोसिटी का रिलेशन निकाल दिया डेंसिटी के टर्म में। लेकिन जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी होगा, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्या समझ में? जितना ज़्यादा तेजी से मूव करेगा गैस मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न एंड वेलोसिटी से अगर रिलेट कराते हैं तो ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं। कितनी बात समझ में? तो क्या बताते हैं? द रेट ऑफ डिफ्यूज़न, द रेट ऑफ
diffusion of gases is ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट वेलोसिटी ऑफ द गैसेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ द गैसेज। आरएमएस वैल्यू क्या मतलब? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेज। जो गैस का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो गैस ले रखा है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आर ए अपन आर बी जो होगा वेलोसिटी ऑफ ए अपन वेलोसिटी ऑफ बी के बराबर होगा, डायरेक्टली रिलेट करेगा इस तरह से। कितनी बात सुनी? लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी जो है ना, यहाँ से अगर लेते हैं तो ये दे रखा है डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, रूट में है ये इस तरह से, वहां से हम लोगों ने इसको निकाल दिया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन वेलोसिटी से डायरेक्टली रिलेट करता है, मगर वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो ये आर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी हो गया। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट आर ए अपॉन आर बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ पे हम लोग अलग अलग करते हैं, डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए, या ऐसे बोल सकते हैं। देखो ना, रेट ऊपर आर ए ऊपर है, ये आर ए नीचे है, तो ये इनवर्सली हो गया। ये रूट के अंदर था स्क्वायर रूट, तो हम लोग डेफिनेशन में लिखा था ग्राम्स लॉ में, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेफिनेशन में लिखा हुआ आप जाके देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया, डेराइव करके दिखा दिया रिलेशन इस लॉ के, जो गैस था, गैस लॉ के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो लॉ था उसके हिसाब से हमने प्रूव कर दिया। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा सबको समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, आज नहीं तो कल, डायरेक्ट नहीं तो मैसेज करके, जैसे चाहे वैसे पूछ सकते हैं आप। आगे दे रखा अगला जो डराइव है वो करने जा रहे हैं, वो है डाल्टन पार्शियल प्रेशर। ठीक है, लॉ ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर भी इस रिलेशन से डराइव कर सकते हैं हम लोग। और क्या है लॉ ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर? वो बताते हैं कि अगर एक कंटेनर में दो से ज्यादा जितना भी गैस चाहे, मगर नॉन रिएक्टिंग गैस होना चाहिए। क्या मतलब? आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर जितना चाहे उतना गैस ले ले, एक कंटेनर के अंदर 2 3 4 अलग अलग टाइप्स के गैस ले ले, अलग अलग टाइप, यानी मान लो एक हाइड्रोजन ले लिया, एक हीलियम ले लिया, एक नियॉन ले लिया, एक आर्गन ले लिया, ऐसा गैस लेकर आपस में रिएक्ट नहीं करता हूँ। ऐसा गैस लेते हैं तो जाहिर है वो गैस रैंडम मूव करेगा, तो उनका जो प्रेशर होगा, जो हीलियम का प्रेशर होगा, जो हाइड्रोजन का प्रेशर होगा, जो आर्गन का प्रेशर होगा, वो टोटल प्रेशर उस पूरे गैस के प्रेशर के बराबर होगा। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या बताता है? द टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस इज सम ऑफ प्रेशर ऑफ individual gases which are non-reactive at a given temperature and pressure। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर लेते हैं अलग अलग, तो उन सब का जो प्रेशर होगा, सबको मिलाएंगे तो पूरे कंटेनर का प्रेशर होगा। तो मैं इसका भी एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। डाल्टन लॉ का स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ नहीं दिया नहीं हमने, तो मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर उसका एक डराइव है वो भी डराइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं मिटा दूंगा, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने लिखा, इसका स्टेटमेंट जो है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता भी हूँ, फिर उसके बाद इसको डराइव करके प्रूव करके दिखाना भी है। क्या है? इट स्टेट दैट द टोटल pressure exerted by a mixture of a non-reacting gases occupying a given volume is equal to the sum of partial pressures which each gas would exert if it is alone occupying the same volume at the given temperature। क्या मतलब हुआ कि एक कंटेनर में अगर एक से ज्यादा गैस लेते हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो हर एक गैस का कितना प्रेशर है उनके सम के बराबर होगा।
और वो गैसेस के एक पर्टिकुलर नेचर ये है कि वो नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उनके जो जितने भी प्रेशर होंगे वो सब गैस के अलग अलग, जितना अपना अपना प्रेशर था वैसे उनका प्रेशर के बराबर होगा। मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ, फिर मैं वेरीफाई करूँगा क्या है वो, कि जैसे प्रेशर जो होगा P जो होगा, टोटल प्रेशर, एक गैस है 1 या ए गैस है तो PA, PB, PC, PD, जितने भी गैसेस हैं इन सब का प्रेशर को प्लस करेंगे तो ये टोटल प्रेशर होगा एक कंटेनर का। कितनी बात सुन में आई? जैसे मान लो हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो एक घर में 5 लोग हैं तो किसी का 600 रुपया पर डे कमाई है, किसी का 1000 रुपये पर डे कमाई है, किसी का 500 रुपये कमाई है, 400 रुपये कमाई है, तो पर डे कितना आएगा? मान लो बोलते हैं पर डे 3000 रुपये आ रहा है, लेकिन 3000 रुपये जो टोटल आ रहा है वो हर आदमी का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। किसी ने 400 रुपये लेके आया, किसी 600 लेके आया, कोई 1000 रुपये लेके आया, कोई 1200 1100 लेके आया या 300 रुपये लेके आया, सब ने मिल के जो दिया वो 3000 हुआ है। ऐसे ही तो बोलेंगे समझने के लिए। सब अलग अलग जगहों से कमा के लाए हैं, कोई कहीं काम करता वो 300 रुपये लेके आता है, कोई कहीं काम करता वो 500 रुपये लेके आता है, अपने टैलेंट और अपने पोजीशन के हिसाब से, अपना डिग्निटी के डिजिग्नेशन के हिसाब से, यानी किस पोस्ट पे काम कर रहा है, तो अलग अलग लाते हैं, वो टोटल एक बोलते हैं तो 3000 रुपये होता है। तो इसी तरह से बताया क्या कि अलग अलग गैसेज हैं और एक ही साथ रखे हुए हैं, एक ही कंटेनर में रखे हुए हैं, रिएक्टिंग करेंगे तो कितना ए का प्रेशर है, कितना बी का प्रेशर है, कितना सी का प्रेशर, कितना डी का प्रेशर, कितना ई का, सबको मिलाएंगे तो वो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो ये पार्ट वाइज इसका अपना, ये पार्ट है ए एक पार्ट है पूरे सिस्टम का, पूरे गैस का एक पार्ट है ए। बी जो है ना पूरे सिस्टम का एक पार्ट है, सी एक पूरे सिस्टम का पार्ट है। तो एक पार्ट का कितना प्रेशर है, दूसरे पार्ट का कितना प्रेशर है, तीसरे पार्ट का कितना प्रेशर है, सबको मिला देंगे टोटल प्रेशर कितना हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल मतलब पार्ट वाइज, उसका इतना प्रेशर है, दूसरे का इतना प्रेशर है, तीसरे का उतना प्रेशर है, टोटल मिलाएंगे तो इतना प्रेशर हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, इसको हम लोग जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से इसको वेरीफाई करने जा रहे हैं। ये नोट कर लिए क्योंकि ये बोर्ड तो जगह ले लिया ना, तो जगह है नहीं, तो मैं इस वाले रिलेशन को प्रूव करने जा रहा हूँ, इसे मिटा के नोट कर लिए। ये हम लोग ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या करते हैं कि एक कंटेनर है, जैसे मान लो ये एक हमारा कंटेनर है, इसमें अलग अलग टाइप के गैसेस हैं, इसमें अलग अलग टाइप के गैसेस हैं इसमें। जैसे मान लो ये ए टाइप का गैस है, ठीक है, एक टाइप का गैस है ए। ऐसे ही ये हम लोग दूसरा एक टाइप का गैस है बी, नॉन रिएक्टिंग गैसेस है, ठीक है, ये बी है ये, ठीक, रेड को बी से दिखा दिया, ठीक, ग्रीन ए से दिखा दिया। अब ये ले लो ब्लैक ले लेता हूं मैं, थोड़ा ब्लैक से दिखा दे रहा हूं मैं। ब्लैक के भी कुछ गैसेस ले रखे, यानी ये तीसरा टाइप का गैस है जो नॉन रिएक्टिव है, जो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, सी गैस, ठीक है। 3 से काम चल जाएगा, ये एक और ले लूँ, चलो दिल बहलाने के लिए एक और ले लेते हैं, ठीक है, इनके होली की तरह रंग बिरंग चीज़ें खेल रहे हैं हम लोग। तो मैंने ब्लू ले लिया, ब्लू कलर का गैस ले लिया, और ये ब्लू जो है ना डी है ये। तो ये 4 तरह का गैस ले लिया, और भी ले सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं 4 तरह का गैस ले लिया। इसमें जो है ना इतना एक नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस को ले लिया गया कंटेनर में। अब जो ए टाइप का जो गैस है उसका अपना कंटेनर प्रेशर लग रहा है, बी टाइप का अपना प्रेशर लग रहा है, सी टाइप अपना प्रेशर लगा रहा है, और डी का तो लगता ही लगता है। तो अब टोटल जो प्रेशर होगा पी ए पी बी पी सी पी डी, वो टोटल प्रेशर जो होगा वो सबको सम कर देंगे तो उसके बराबर होगा, ना उससे कम होगा ना उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस है। कितनी बात सुन में। अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो गैस लेते हैं, अलग अलग टाइप के गैस है तो उसका अलग अलग मास होगा, अलग अलग उसकी अपनी वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, अपनी अपनी वेलोसिटी होगी, अलग अलग नंबर्स होंगे, कोई कम लिया गया कोई ज़्यादा लिया गया। कितनी बात सुन में, अलग अलग नंबर्स होंगे, और हो सकता प्रेशर भी अलग अलग हो, ठीक है ना, फिर ये P1 ए का पी ए होगा, पी बी दूसरे का होगा, पी सी तीसरे का होगा। तो ये जो 4 तरह का हम लोगों ने गैस लिया अलग अलग, तो मास अलग, नंबर अलग, ठीक है, वेलोसिटी अलग,
प्रेशर अलग, लेकिन एक ही कंटेनर में ले रखा है तो इसका टोटल वॉल्यूम तो इतना ही होगा, तो वॉल्यूम सबके लिए सेम है। चाहे ए हो उसके लिए भी इतना ही वॉल्यूम है, बी हो उसके लिए भी यही वॉल्यूम है, सी उसके लिए भी, तो वॉल्यूम सबके लिए सेम है। तो मैं एक लाइन लिख के फिर आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। क्या लिखते हैं, लेट द masses of different gases are Ma, Mb, Mc, Md, ठीक है, डॉट 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 आगे भी है, मास, एंड द नंबर ऑफ molecules are Na, Nb, Nc, Nd, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऑल्सो the velocity are Va, Vb, Bc, Vd, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। द पार्शियल प्रेशर आर, द पार्शियल प्रेशर of each gases can be written as, ठीक है ना। इनका जो पार्शियल प्रेशर, अलग अलग जो प्रेशर होगा वो कैसे लिखेंगे वो मैं लिख के दिखाता हूँ। पी ए लिखेंगे 1/3 NaMa Va मीन का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, तो ये सबके लिए सेम है, एक ही कंटेनर है, ठीक है। प्रेशर ऑफ बी निकाल रहा हूं, तो 1/3 Nb Mb Bb स्क्वायर वॉल्यूम, ठीक है। ऐसी अगर मैं प्रेशर ऑफ सी लिखना चाहूँगा तो 1/3 Nc Mc Vc स्क्वायर अपॉन V वॉल्यूम। ऐसे ही डी भी लिख देता हूँ मैं, या डी आप लिख लोगे, आप लिख लेना, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। आगे चले हम लोग, अब निकालते हैं यहां से सम ऑफ ऑल प्रेशर, सम ऑफ ऑल प्रेशर, पी ए, पी बी, पी सी, पी डी, मैंने डी लिख दिया, आप यहाँ लिख देना, ठीक है। कितनी बात समझ में। यहाँ सम करेंगे तो ऐसा हमें प्रेशर लिखेंगे, अब इसका वैल्यू लिखेंगे ये वाला सबको, लेकिन जगह कम पड़ेगा तो मैं ऊपर से मिटाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ। देखो यहाँ से आगे लिखूंगा तो ये क्या है, 1/3 NaMa Va स्क्वायर अपॉन B प्लस 1/3 Nb Mb Bb स्क्वायर अपॉन B प्लस 1/3 Nc Mc Vc स्क्वायर अपॉन B, आगे और भी जितना वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या 1/3 V कॉमन है, ये निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd इज इक्वल टू 1/3 V, ये तो हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे आ जाएगा NaMa Va स्क्वायर Nb Mb Bb स्क्वायर Nc Mc Vc स्क्वायर प्लस N, आगे लिख लेना आप, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते जितना भी है। कितनी बात सुनिए, यहाँ तक हो गया है। अब क्या बताया कि ये जो गैस का कंटेनर दे रखा है, एक टेम्परेचर तो इसका फिक्स ही हो गया, इसका जो टेम्परेचर होगा एक टेम्परेचर होगा, तो अगर एक टेम्परेचर होता सभी गैस का तो उनका काइनेटिक एनर्जी सेम होता है,
ये तो हमने बताया था ना कि एट अ गिवन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच गैसेस आर इक्वल। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इसका इक्वल होगा तो क्या रिलेशन होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी of each type of gases, each type of gases have equal value। ठीक है ना, सबका इक्वल वैल्यू होगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ एम ए वी ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये ए का हो गया। ऐसी 1/2 एम बी वी बी स्क्वायर। इसी तरह से ये इक्वल होगा 1/2 एम सी बी सी स्क्वायर। ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, 1/2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो एम ए बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी 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 स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चलता रहेगा हमारा। तो हम लोग इसको, ये सब अलग अलग है ना ये, लेकिन सब बराबर है, तो हम लोग इन जनरल इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब एक दूसरे के बराबर है, तो हम जनरल लिख दिया एम सी स्क्वायर। एम हो गया मीन मास, यानी मीन मास ले लिया एक, और वी हो गया मीन वेलोसिटी, सबका जो भी वेलोसिटी है मीन वेलोसिटी हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग इसको एम सी वी सी स्क्वायर को इनमें से अगर हम लोग हटाएंगे तो एम बी स्क्वायर से लिख देंगे इसको, सब जगह एम बी स्क्वायर लिख देंगे, इसे हटा के एम बी स्क्वायर, इसे हटा के एम बी स्क्वायर, इसे हटा के एम बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग दोबारा से लिखने जा रहे हैं। ये इक्वेशन 1 था, इसको दोबारा से लिखने जा रहे हैं, इसको चेंज करके इधर मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखिए हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन को दोबारा से लिखा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी डी, ये हम लोग लिख दिया ऐसे, इक्वल टू 1/3 ये 1/3 लिख दिया। ये एन ए तो ठीक था, लेकिन एम ए बी ए स्क्वायर को हम लोगों ने एम बी स्क्वायर से बदल दिया, ये बदल दिया हम लोगों ने। ठीक है, मैं इसका कलर थोड़ा सा बदल देता हूँ, एम बी स्क्वायर ऐसे कर दिया, सब जगह एम बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, एम बी स्क्वायर कर दिया, आगे भी है तो आगे भी ले लिया। कितनी बात सुन में। अब ये एम बी स्क्वायर सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1/3 और ये आ जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये एम बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया इधर। कहाँ तक समझ में आता है? अब देखिए नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, नंबर, इन सब को प्लस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन से दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 ये एन लिख दिया, एम बी स्क्वायर, यहाँ पे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये जितने भी थे सबको हम लोग एन से दिखा रहे हैं, तो हम लोग एन से बदल दिया। कितनी बात में। अब ये देखिए ये क्या होगा 1/3 एन एम बी स्क्वायर, इसको हम लोग पी लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर लिख सकते हैं। तो क्या समझ में आया कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, या और भी अगर है, इज इक्वल टू पी, यानी कि जो इंडिविजुअल गैस के जो प्रेशर्स हैं, ठीक है ना, ये जितने भी गैसेस हम लोग लिए उनका अपना जो प्रेशर है, उन सब प्रेशर को अगर प्लस कर दे जो नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैस है, तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यही हमारा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ कहलाता है। कहाँ कहाँ समझ में आया है? क्या बताया कि अगर एक कंटेनर में अलग अलग टाइप के गैस लें मगर वो रिएक्टिव नहीं है, आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो जो हर गैस का अपना प्रेशर होगा सबको मिला देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। यही डाल्टन पार्शियल प्रेशर कहलाता है। तो ये इतने सारे लॉस को या रिलेशन को हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रेफरेंस में हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि उस फॉर्मूले से हम ये सारे लॉ निकाल सकते हैं, या ये सारे लॉज जो है उस फॉर्मूले को ओबे करता है, यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक लॉ, ग्राहम लॉ, डाल्टन पार्शियल प्रेशर, आइडियल गैस इक्वेशंस, या फिर या और कोई दूसरे लॉज हैं गैस से रिलेटेड, वो सारे लॉज जो है वो आइडियल गैस का जो रिलेशन आता है उसको वेरीफाई करता, उसको ओबे करता है। तो ये हमारा था ये कंसेप्ट
कि जो आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन था और जितने भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस दिए गए हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लॉज दिया है, वो सारे लॉज उस रिलेशन से डराइव होते हैं, उस रिलेशन से वेरीफाई होते हैं। कितनी बात सुन में आगे चले। आगे क्या दे रखा है इस चैप्टर का, इस अगले टॉपिक में, कि जो हम लोग गैस लेते हैं तो उस गैस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो वेलोसिटी होता है अलग अलग डायरेक्शन में, हम लोग सब एक जैसे लेते हैं, और सारे मॉलिक्यूल का जो मीन वेलोसिटी होता है उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे गैस के मॉलिक्यूल का सबका वेलोसिटी बराबर ही होता है, लेकिन मीन तो सबके लिए बराबर होता है। स्टैटिस्टिक्स में मीन तो पढ़ा होगा, ठीक है। मीन का मतलब मीन होता है जो 96 लाएगा वो भी 62 पे आ गया, और जो 10 लाया वो भी 62 हो गया। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं तो मीन आ जाता है। तो ये जो हम लोग सारे जो टॉपिक किए हैं मीन वेलोसिटी से एवरेज वेलोसिटी से लेके किए हैं, लेकिन इसके अगर गैस के जो वेलोसिटी होते हैं अगर उनका एक्चुअल वेलोसिटी का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसा ग्राफ होगा, उस ग्राफ को प्लॉट करके दिखाया है मैक्सवेल ने, कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी होती है। तो अगर सर्टेन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स का एक बराबर वेलोसिटी नहीं है, तो उनके अलग अलग वेलोसिटी को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ को हम लोग बनाने जा रहे हैं जो मैक्सवेल ने दे रखा है, ग्राफ को बना के दे रखा। तो मैं वो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, ठीक, पक्का समझ में आ रहा ना, इसे मैं मिटाता हूँ, ठीक। ये देखिए मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये हम लोगों ने बनाया है। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या है, ये एक ब्लू कलर का, ये हम लोगों ने लाइन जो दिखाई है इस तरह से ग्राफ है ये, ठीक। ये ब्लू कलर का जो हम लोगों ने पैराबोलिक टाइप का बनाया है, ये स्पीड का, स्पीड जो है ना लेफ्ट टू राइट जा रहा है ये, और ये जो है ना बॉटम टू टॉप जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विथ वेलोसिटी स्पीड v, यानी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो ना जीरो वेलोसिटी है, कितना वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी, और यहाँ से वेलोसिटी बढ़ते 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 ये लाइन जो है ना इस एक्सिस को टच नहीं करता है। इसका मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसकी वेलोसिटी जीरो है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी इन्फिनिटी है। ये इन्फिनिटी मतलब ये उधर जाके बहुत दूर जाके मिलता है तो वो इन्फिनिटी है। यानी जो हम लोग एक कंटेनर में गैस लेते हैं जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा उन सब का स्पीड बराबर तो नहीं होता है, हाँ, लेकिन जिनका उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका स्पीड कम होता है और ऐसे भी होते हैं जिनका स्पीड ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी होता है। तो वह इन्फिनिटी के हिसाब से यहाँ पे दिखा दिया गया। इतनी बात, दो लाइन समझ में आ गया, ये जीरो समझ में आ गया, इन्फिनिटी समझ में आया। अब क्या बताया कि ये जो ग्राफ बनाया गया ये पैराबोलिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है। तो ये जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, इसका जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को बोलते हैं वी एम पी। एम पी का मतलब मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड। क्या है, एम पी का मतलब हो जाता है एम पी मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, ठीक है ना, एमपी। तो ये जो है ये स्पीड जो है ना जो सब यहाँ पे है इसको बोलते हैं मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड, यानी ज़्यादातर मॉलिक्यूल के पास ये वेलोसिटी होता है। यहाँ से देखिए हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ये वाला लाइन दिखाया ऐसे, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो थोड़ा हल्का सा कर्व है, लेकिन इसके बाद ये बहुत तेजी से नीचे गिर गया है, राइट में भी और इधर भी तेजी से गिरा है, लेफ्ट में भी। इसका मतलब ये है कि इस रेंज में, यानी ये जो एक तरफ से डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ एक तरफ से ग्रीन लाइन दिखा रहा हूँ, यानी ये वाला जो डॉटेड लाइन है इसके बीच वाला जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्पीड मैक्सिमम है, बाकी इसके बाद वाला का स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड इसके बीच में आता है, बाकी जो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड इससे ज़्यादा भी होता है, यहाँ से ज़्यादा भी है,
और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका स्पीड इससे कम भी है। लेकिन ज़्यादातर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताता है, इसका जो एरिया निकालेंगे तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएगा कितने हैं। जैसे मान लो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, उसमें 80% या 80 लोग ऐसे हैं जो एवरेज फैमिली है, मॉडरेट फैमिली है, ना बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है। तो मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, 80%। मगर वो जो 20% बच गए हैं, उनमें से 20% में 5% तो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी है, ठीक है, तो वो इधर दिखा देंगे 5% को। बाकी अभी भी 10% है, उससे कम अमीर है तो उससे कम अमीर है। उस 80% में से ऐसे भी हैं जो मॉडरेट है, और बाकी 5% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मॉडरेट से भी, मीडियम क्लास से भी नीचे गए हुए हैं, पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो उसको इधर दिखा दिया। तो ऐसे कैसे दिखाएंगे, मैक्सिमम जो है एक मॉडरेट फैमिली है, बाकी जो लेस देन पीवी है, पॉवर्टी लाइन से है, उसको इधर दिखा देंगे, और जो हायर है, अच्छे इकोनॉमिकल है, उसको उधर दिखाएंगे। ऐसे ही जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उनका कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका स्पीड बहुत ही कम है, एवरेज से बहुत कम है, तो वो तो लेफ्ट में आ जाएंगे। और जिनका एक मॉडरेट स्पीड से ज़्यादा है, यानी जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, आर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी, तो जितना एवरेज वेलोसिटी आ रहा है उससे ज़्यादा है, तो वो भी कम है, वो है तो मगर कम है। ज़्यादातर एवरेज वेलोसिटी वाले हैं, तो ये इसके बीच में जितने भी आते हैं वो एवरेज वेलोसिटी वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सबसे जो टॉप वाला दिखा रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड वाले हैं। इसके आगे जैसे यहाँ पे थोड़ा सा कम होने लगा, तो ये हम लोगों ने ब्लैक लाइन से दिखाया है, वी बार, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। और ये जो है ना, ये जो है ना, बिल्कुल जहाँ से ये एकदम सडनली गिरना शुरू करता है, इस तो स्क्यू, इसको बोलते हैं स्क्यू, यहाँ से बिल्कुल सडनली गिरना शुरू करता है स्क्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लाइन बनता है, ये हमारा वी आर एम एस है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो ये तीनों वेलोसिटी, कौन सा, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड आरएमएस वेलोसिटी, ये तीनों वेलोसिटी को यहाँ से दिखाया गया है। बाकी ये इधर स्पीड जो है ना इन्फिनिटी है, इधर इससे कम जो है ना जीरो के करीब है। और इस तरह से एक ग्राफ से रिप्रेजेंट किया मैक्सवेल ने, जो एक कंटेनर में हम लोग जो भी नंबर ऑफ गैस लेते हैं, उनके अलग अलग स्पीड होते हैं, वेलोसिटी होते हैं। तो वो जो स्पीड है, वो किसी का मैक्सिमम होता है, मॉडरेट ज़्यादा होते हैं, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाले इन्फिनिटी लोग कम होते हैं, या जीरो वेलोसिटी वाले भी हैं मगर वो भी कम होते हैं। तो जीरो वाला को इधर और इससे उधर ज़्यादा इन्फिनिटी वाले, और ये बीच वाले मैक्सिमम होते हैं। तो मॉडरेट, जैसे इंडियन इकोनॉमी में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो इंडिया के बोलेंगे पॉपुलेशन में रिचेस्ट पर्सन कितने हैं, 1 से 2% लोग बहुत रिच है, बहुत रिच है, या 5% लोग रिच है। मॉडरेट फैमिली कितना है, मैक्सिमम आबादी मॉडरेट फैमिली है, और बिलो पॉवर्टी लाइन से भी है, बहुत सारे आबादी, अब इसी आबादी लोग ऐसे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन से, तो उनका भी एक परसेंटेज है। तो जो दिखाएंगे ग्राफ पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को इकोनॉमिक के हिसाब से, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा उसका भी, इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि जो रिच है, वो जो एबव मॉडरेट है वो कम है, लेकिन मॉडरेट फैमिली बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी पॉवर्टी लाइन से कम है, तो उसका भी ग्राफ ऐसे होगा। तो ये मैक्सवेल ने जो हम लोग आइडियल गैस लेते हैं, उनमें अलग अलग मॉलिक्यूल के कितने कितने स्पीड्स हैं, अगर उनको जनरलाइज करके ग्राफ से ड्रॉ करें, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अब अगला जो टॉपिक है, उसमें हम लोग वी एम पी क्या रिलेशन होता है, एवरेज वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ये सब रिलेशन दे रखा अगला टॉपिक में। आज हम लोग यहीं पे रखेंगे, छोड़ेंगे, आज यहीं पे रहेगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। वो बच्चे जो पहली दफ़ा हमारा वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम डालते रहते हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए, कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए, चाहे आप नीट के लिए कर रहे हो, जेई की कर रहे हो तैयारी, या बीएससी की करो, या किसी और कंपटीशन की कर रहे हो जिसमें फिजिक्स की ज़रूरत है 11th क्लास की, ऐसे ही हम पूरा कंटेंट बना के डाल रहे हैं। 11-12 की फिजिक्स की ज़रूरत है, तो हम ऐसे ही कंटेंट बना के डाल रहे हैं, और उनको बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। और वो बच्चे जो 11-12 में नीट ड्रॉपर हैं, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उनको तो काम आएगा ही आएगा। और वो बच्चे जो 8, 9, 10 में हैं, आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं
कि अगर पहली दफ़ा में पहले अटेम्प्ट में नीट जेईई को क्रैक करें, अच्छे कॉलेज में जाएँ, मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएँ, तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे हम लोग कंटेंट भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं, प्लानिंग भी दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन भी दे रहे हैं। ठीक है, तो हल्के में ना लें, वरना हल्के हो जाएँगे। ठीक है, थैंक यू।